नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में भारत का संवैधानिक इतिहास डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एक्ट आए, उनके प्रमुख प्रावधान क्या थे, कौन से एक्ट किसके समय में आया, भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल पहला कौन था, वायसराय कौन था। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। हमेशा सफल होने के लिए हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। अब जैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न का एनालिसिस करिए, फिर देखिए आपका एग्ज़ाम कौन करा रहा है। जैसे अगर टीसीएस आपका एग्ज़ाम करा रहा है तो टीसीएस के एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है। अगर आपका एग्जाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है तो उसका पैटर्न अलग होता है। लोक सेवा आयोग करा रहा है तो उसका पैटर्न अलग होता है। रेलवे बोर्ड का अलग पैटर्न होता है। पहले हमेशा पैटर्न का एनालिसिस करना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन, फिर करंट में चीज़ें क्या चल रही उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में हमने अमृत महोत्सव मनाया। क्यों मनाया? 75वें स्वतंत्रता दिवस था। हमारी 75 वर्ष हो गए स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण हो गए। इसके साथ ही क्या हुआ, अभी हाल ही में रक्षाबंधन मनाया गया। अब आप सोचो इन सारी चीज़ों का रिलेट क्या होगा। रक्षाबंधन मनाया गया, ये सिर्फ आपको नहीं पता, एग्जामिनर को भी पता है कि अभी रक्षाबंधन मनाया गया। तो हिस्ट्री में हमने रक्षाबंधन क्यों मनाया पता होना चाहिए। जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हमने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था, एकता को दर्शाया था। तो आपको बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछ सकता है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, या बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, या बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया। अब रद्द किया गया तो उसी टाइम पे एक फैसला हुआ था ना कि हमारी राजधानी का स्थानांतरण। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब बनी, किस एक्ट के द्वारा, कौन आया था, किसके आगमन में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अभी आपका क्या हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। तो राष्ट्रपति से जुड़े सारे अनुच्छेद और निर्वाचन आयोग, अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज ही तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ऐसे चीज़ें रिलेट करके पढ़नी पड़ती हैं। ऐसे सारी चीज़ें मैं रिलेट करके पॉइंट टू पॉइंट लाती हूँ ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटे। बस आपको क्या करना है, सीरीज को पूरा देखना है और अच्छे से देखना, और जितने पॉइंट मैं लिखा रही हूँ उतने तो रट डालने, मेहनत करते रहिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। लगातार मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सबसे पहला रेगुलेटिंग 1773 में आया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? एक्चुअली क्या हुआ था कि जब उस टाइम पे क्या था, एक समिति होती थी, समिति जो भी निर्णय ले लेती थी, समिति के जो सदस्य होते उसके निर्णय को क्या होता था, जो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था उसको भी मानना पड़ता, तो अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए 1786 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो समिति के निर्णय को भी अस्वीकार कर सकता है। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित हुई? 1858 में। 1857 में जो 1857 का विद्रोह, उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। अब क्या होगा, डायरेक्ट ब्रिटिश काउंट का शासन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी आपने सबका जब हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया ऑफलाइन कोचिंग में। यहाँ पे क्या होता है, 1857 में कंपनी का शासन समाप्त होता है, कंपनी नहीं समाप्त होती। अभी कंपनी चल रही है, कंपनी का अंत आगे चल के होगा, यहाँ पे सिर्फ कंपनी का शासन समाप्त हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मार्लियो-विंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लियो-विंटो एक्ट कब आया था? 1909 में आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? हमारे भारत सचिव थे और वायसराय थे, इन्हीं के नाम पर मार्लियो-विंटो एक्ट आया था। इसके साथ भारत मार्लियो-विंटो का कब प्रयास हुआ था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसमें बोला गया था? मार्लियो-विंटो सुधार एक्ट 1909 में आया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको कई बार क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसकी बात की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के में क्या था? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड आया था, इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था प्रारंभ की थी। भारत के शासन का संविधान लागू होने के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। जैसे मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं,
भारत का संविधान उधार का थैला, इसके संबंध में आपका क्या कथन है? अगर हाँ तो उसके पक्ष में अपना तर्क दीजिए, अगर आपका आंसर ना है तो उसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है। हमने बेशक बहुत सारी चीजें दूसरे देश के संविधानों से देखी और लेकिन उनसे जो भी चीज़ ली अपने भारतीय परिस्थितियों के आधार पर ली। हमने अपने जो ढांचा था, मूलभूत ढांचा, उससे कोई समझौता नहीं किया। और दूसरी बात, लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद, जो आर्टिकल अधिक थे उससे ज़्यादा, वो तो हमने भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिए थे। इसलिए हमारा भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। अगर जैसे मेंस आंसर राइटिंग में करेंगे तो उसको फिर हमें डिटेल से समझाओगे। अभी मैंने एक ऐसा ओवरव्यू आपको दिया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था? लेबर पार्टी की सरकार चल रही थी। उसी टाइम में क्या होता है? क्लाइमेट इटली की घोषणा होती है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं। 1942 में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी एक वामपंथी नेता थे, एम.एन. रॉय ने। इसके पश्चात क्या होता है? स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की। फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में बोला कि जब संविधान सभा होगी, इसके सदस्यों को जो निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया जाएगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किसकी मुख्य विशेषता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सचिव पद भारत सरकार अधिनियम 1850। क्या हुआ जब भारत का शासन में? क्या हुआ? 1857। अब हमने 1857 का विद्रोह हुआ। अब इसके पश्चात 1858 का एक्ट आया। इसमें हमने क्या किया? कंपनी का शासन समाप्त किया, ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। अब ब्रिटेन में बैठी हुई महारानी इंडिया में आके तो शासन व्यवस्था चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? एक पद का सृजन किया। वो कौन सा पद था? भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव पद में क्या था कि अब उन्हें जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना है तो किससे लेंगे? भारत राज्य सचिव से लेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है कि भारत में जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 124 में। सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी अधिकारिता होती है? अपीली अधिकारिता, सुनवाई की अधिकारिता, परामर्शदात्री अधिकार। अपीली अधिकारिता क्या होती है? जैसे आप किसी भी कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी फेडरल जो आपके जिला कोर्ट होते हैं, उन सब के न्यायालयों करने से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। दूसरा क्या होता है? परामर्शदात्री अधिकारिता। परामर्शदात्री अधिकारिता का तात्पर्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति को सलाह दे अथवा ना दे, और ना ही राष्ट्रपति बाध्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी कि राष्ट्रपति को सलाह माननी है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को अगर टफ करना है पेपर को तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कैसा है? अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का तात्पर्य क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले लेगा, उस फैसले को आधार में रख के हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय इसके आधार पर फैसला दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे कितने हाई कोर्ट है? तो इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा? आपका तेलंगाना हाई कोर्ट नवीनतम हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके माध्यम से कुछ हिस्सा उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए बताया कि आप कुछ हिस्सों में भाग ले सकते हैं। पहले क्या हो गया था? 1757 के प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध के पश्चात क्या हुआ? सब जगह अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था संभाली। 1757 के प्लासी युद्ध के साथ क्या हुआ? अंग्रेज किंग्स मेकर की भूमिका में आए। बक्सर के युद्ध तक इन्होंने क्या किया? स्वयं शासक नहीं बने, वहीं के किसी कमजोर व्यक्ति को शासन बनाया और शासन को अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में लेते रहे। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात पूरे खुले रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है? बजट पर बहस करने के अधिकार जो भारत परिषद अधिनियम 1892 का एक्ट आया था, इसके माध्यम से भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इससे पहले जो बजट बनता था उसमें भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 के एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को अधिकार मिला था। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में। और जबकि एक्ट कौन सा था? एक्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। फेडरल न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के क्या अंतर होते हैं? क्या दोनों एक ही होते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जो सारी चीज़ें पूछती हूँ कमेंट सेक्शन में, उन सारी चीज़ों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। और मेहनत करना है, सिर्फ क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको खुद जाके पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आप जो PDF आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में दी गई है, ऑफलाइन में आप सबको हार्ड कॉपी में दी गई, ऑनलाइन बैच में आप सबको सॉफ्ट कॉपी में PDF दी गई, उन सबको पढ़िए और साथ में एक कोई प्रैक्टिस सीरीज जरूर लगाइए। ये घटना चक्र ले सकते हैं, दृष्टि की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, जो भी चाहे ले सकते हैं, बस पढ़ते रहिए। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1819 का एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। अब राज्यों में भी द्विसदनीय विधायिका है। इतने कौन से राज्य जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है? आपके 6 ऐसे राज्य जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का काल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमारे भारतीय संविधान का स्रोत क्या? मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। कौन कौन सा? एक है हमारा आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या? हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमने 200 से अधिक अनुच्छेद डायरेक्ट इससे लिए हैं। उसके बाद कुछ अन्य स्रोत, बाह्य स्रोत में क्या? विभिन्न देशों का संविधान, जैसे हमने रूस से कुछ लिया, USA से लिया, ब्रिटेन से लिया, कनाडा से लिया, जर्मनी से क्या क्या लिया, ये सब हमारी क्या होते हैं? बाह्य स्रोत होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान सभा, उसकी प्रमुख बैठक, कौन कौन से वाचन हुए, कौन से मतलब जैसे समितियां थी, कौन समितियां किसके पास थी, सारी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।